बहुविध छंदमयी और काव्यमयी भाषा प्रवाह से संयुक्त रचना निम्नांकित में से कौन है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका। छंदों का अजायब घर किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका, साकेत। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और चंदवरदाई प्रथम महाकवि। ये छंद के राजा माने जाते हैं। जैसे जैसे भाव बदलते जाते हैं वैसे वैसे कवि छंद की राह बदलता चलता है और आरोह अवरोह के साथ भाषा संगीतमय लय में गुनगुनाती हुई ठुमकती चलती है। इसे एक संगीत पैदा होता है। चंदबरदाई छंदों के अधिकारी कवि हैं। उन्होंने अपने समय में प्रचलित अधिकांश छंदों का प्रयोग किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोच्य ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। रामकिशोर शर्मा व अन्य विद्वानों के अनुसार उपयुक्त आलोच्य ग्रंथ में 72 प्रकार के छंदों का सफलतम प्रयोग है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार चंद विविध छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पय इनका निजी छंद है। शिव सिंह सरोजकार ने चंदबरदाई को छप्पयों का राजा माना है। डॉक्टर रामवर सिंह इस संबंध में कथन है कि वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करती चलती है और विशेषता यह है कि बलखाती हुई नदी में बहते हुए जलराज की तरह आत्म विस्मृत का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासो एक साथी संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश के छंद परंपरा के पुनरुज्जीवन था। हिंदी के नूतन छंद संगीत के सूत्रपात की संधिवेला है। इस तमाम छंद संगठन में रासों का अपना हिंदी काव्योचित संगीत प्रवाह सर्वोपरि है। रासों में छंद परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है, पर कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। 12वीं-13वीं सदी के अपभ्रंश साहित्य में छंदों का यह परिवर्तन बहुत अधिक प्रचलित हो गया था। जो लोग छंद परिवर्तन के लिए केशव को दोषी समझते हैं वे बहुत ऊपर से काव्य रूपों की आलोचना करते हैं। वस्तु केशव की रामचंद्रिका तक आते आते यह छंदो बहुला प्रथा निर्जीव और विकृत हो गई थी। रासों में जब जब छंद बदलते हैं तब तब श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। उपर्युक्त प्रश्न की बहुविध छंदमयी और काव्यमयी भाषा प्रवाह से लसित या संयुक्त रचना कौन है, तो इसका सीधा और सटीक उत्तर क पृथ्वीराज रासो है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का सर्वश्रेष्ठ सूफी ग्रंथ है। यह रूपक काव्य है। जायसी का मन हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यादा रमा है। इनका अमर ग्रंथ पद्मावत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। रामचंद्रिका रीतकालीन कवि केशवदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह गोस्वामी जी के मानस की स्पर्धा स्वरूप एक रात्रि में लिखी गई रचना है, जिसकी सविस्तार चर्चा हम आगे करेंगे। मानस तो भूलोक का आदर्श और प्रेरणा ग्रंथ है। संवाद शैली कड़वक पद्धति पर रचित है। सप्त सोपान सुसज्जित और छंद अलंकार से सुशोभित यह रचना अपनी सानी नहीं रखती। रूपक अलंकार का समा बांधने में तो इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं। यह रूपक अलंकार के एक छत्र बादशाह हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि किस आदिकालीन रचना को छंदों का अजायब घर माना जाता है, का सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें पग पग पर छंद परिवर्तन हुए हैं। कवि को छंद परिवर्तन की तीव्रतम लालसा है, जिसके प्रयास में यह ग्रंथ छंद संग्रह स्थल या छंदों का पिटारा बन गया है। तरह तरह के किस्म किस्म के विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग ने इस रचना को छंदों का अजायब घर बना दिया है।
तीसरा प्रश्न यह है कि छंदों का अजायब घर किस रचना को माना जाता है। इस प्रश्न का टका सा उत्तर है केशवदास की रामचंद्रिका। हिंदी भाषा साहित्य के श्रेष्ठ विद्वान रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस कृति पर अपना मंतव्य इस रूप में व्यक्त किया है कि कवि केशवदास की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। वस्तुतः मध्यकालीन काव्य में आचार्य केशवदास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य और तजन्य आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। रीति काव्य की कमियां यहाँ अधिक है, उपलब्धियां कम। इसका प्रथम प्रमाण उनकी काव्य भाषा का रूप है, जो व्यवहारिक व्यवस्था और सृजनात्मक क्षमता दोनों ही दृष्टियों से अस्त व्यस्त और उखड़ा पुखड़ा है। रामचंद्रिका तो छंदों का अजायब घर है, जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करते वरन उसे नष्ट कर देते हैं। बहुछंद की जो प्रतिज्ञा केशव ने की है वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है। इन छंदों में काव्य भाषा ऐसे सांचों में कस गई लगती है जिसमें कोई रूपाकार ग्रहण करके वह निकल नहीं पाती। काव्य भाषा के रूप में अब तक विकसित और निखरा हुआ ब्रज भाषा का रूप केशव की रचनाओं में तरह तरह से विकृत हुआ है। उपर्युक्त रचना में वैविध्य के लिए जितना यत्न किया गया है, भाषा के लिए उतनी ही उपेक्षित हुई है। यही इस ग्रंथ का कृष्ण पक्ष है। छंदों की संख्या तो बेशुमार है, लेकिन इनका प्रभाव सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक है। यह एकमात्र बेजान रचना बनकर रह गई है। शेष विकल्प परमाल रासो तो जनकवि जगनीक द्वारा विरचित श्रेष्ठ रचना है, जिसमें चंदेल राज परमार्थ देव और उनकी सेना में महोबा के बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल की वीरता का सजीव वर्णन है। साकेत द्विवेदी युग का राम पर आधारित श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका प्रणयन मैथिली शरणगुप्त ने किया है। यह ग्रंथ उपेक्षित नारी पात्र को मुख्य धारा में लाने के उस समय के आंदोलन को धार देने के लिहाज से किया गया है। रामायण की उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी पात्र के त्याग बलिदान का तथा सर्वस्व न्यौछावर की करुण कहानी है, जो जन जन तक पहुंचाने का अस्तुत्य प्रयास है। हरिगीतिका छंद से सुसज्जित यह रचना साहित्यिकों का कंठहार है। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त को हरिगीतिका छंद सबसे प्रिय है, इसलिए उपयुक्त छंद के पर्याय हैं।